पहली बार मैंने अमेरिका के अंदर भारत के झंडे को हाथ में लिया, वो भी अमेरिकन ने मुझे दिया था। तो अब मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी का मुझे एहसास हुआ कि आप इस झंडे को मत फहराया करो, आप लोग हर रोज़ झंडे को दर्शाते हो, इसको अभी उतारो हमारे सामने। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया, मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि अपने देश के अंदर हम अपने देश के झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से भी अगर नहीं फहरा सकते। हर किसी को झंडा दर्शाने, झंडा फहराने का अधिकार ये आपने दिलवाया। ये कहानी कैसे शुरू हुई? कैसे आपके ज़हन में आया ये? देखिए, जब मैं 1990 में अमेरिका गया पढ़ने के लिए, तो मैंने देखा कि अमेरिकन्स जो हैं वो अपने अपने घरों के ऊपर बहुत गर्व से अपने देश के झंडे को दर्शाते थे। उनको देख करके मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी अमेरिका का झंडा लगा लूं। लेकिन फिर मेरे कुछ देर सोचा, मैंने कहा कि मैं अमेरिका का झंडा कैसे लगा सकता हूं, मैं तो अमेरिकन नहीं हूं, तो मैं क्या करूं। तो मेरे ख्याल में आया कि मुझे भारत का झंडा मुझे फहराना चाहिए। फिर मुझे ख्याल आया कि अमेरिका के अंदर भारत का झंडा फहराऊंगा तो कोई कोई लोग बुरा तो नहीं मान जाएंगे। तो लेकिन पहले मैं सोचा, पहले झंडा तो ढूंढूं मैं भारत का, अपने कमरे के अंदर लगा लूँगा। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ दोस्तों से पूछा कि मुझे भारत का झंडा कहाँ से मिलेगा। तो एक तो छूटते साथ बोला कि इंडिया से मिलेगा। तो मैंने कहा इंडिया से मिलेगा, अच्छा। एक दूसरे ने बोला कि एक फ्लैग शॉप है डाउनटाउन डैलस में, बोले आपको वहाँ से मिल सकता है। तो मेरे पास गाड़ी थी नहीं, 20 साल का था मैं सोचा जब कुछ मौका मिलेगा बाज़ार जाने का तो मैं लेके आऊँगा। तो 3-4 दिन के बाद उसी दोस्त ने मुझे को एक पैकेट दिया। मैंने कहा व्हाट इज़ इट, ही सेड ओपन इट। तो मैंने उसको खोला तो उसके अंदर इतना बड़ा, उसके अंदर बहुत बड़ा भारत का झंडा था। तो 20 साल के लड़के को, जिसने कभी पहले भारत के झंडे को कभी हाथ में ना लिया हो, पहली बार मैंने अमेरिका के अंदर भारत के झंडे को हाथ में लिया, वो भी अमेरिकन ने मुझे दिया था। तो अब मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी का मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ झंडे को हाथ में लेकर के। और मुझे बहुत खुशी भी हुई, मुझे बहुत उससे प्रेरणा भी मिली। और फिर मैंने चाहा कि क्योंकि उस समय मैं अपनी स्टूडेंट यूनियन का, अपने यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट बॉडी होती है, उसका मैं अध्यक्ष था। तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने दफ्तर में दीवार पे लगा लूँ। फिर मैंने लोगों से पूछा कि कहीं मैं इसको लगाऊँ, आपको कोई बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं नहीं, आप शौक़ से लगाओ। तो मैंने बहुत खुशी खुशी अपने झंडे को लगा के रखा। और एक साल जब मैं पढ़ने के बाद, जब मैं भारत वापस लौटा 92 में, तो 26 जनवरी 93, आज से 30 वर्ष से भी अधिक हो गए, तब हमने ये कस्टमरी है कि फैक्ट्रियों में 26 जनवरी 15 अगस्त को हर जगह झंडा फहराया जाता है। तो हमने भी झंडा फहराया। अगले दिन जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैं देखा सिर्फ डंडा तो था लेकिन झंडा गायब था। तो मुझे लगा कि सिर्फ डंडा लगा हुआ, सिर्फ खाली पोल अच्छा नहीं लगता। झंडे के साथ तो खूबसूरत लगता है, लेकिन सिर्फ खाली जो है पोल हो और झंडा गायब हो तो अजीब सा लगता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा कि आपने झंडा लगाया था कल, इतना सुंदर लग रहा था, इसको उतार क्यों दिया? तो वो बोले जी हम हर रोज़ नहीं लगा सकते, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी इन्हीं दिनों को हम झंडा को दर्शा सकते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, क्योंकि उस समय मैं 22 साल का था। मैं कुछ कदम चला तो मुझे लगा कि अमेरिका के अंदर तो मैं हर रोज़ मैं भारत का झंडा दर्शाता था, मुझे किसी ने नहीं रोका। और मैं वापस इसलिए आया कि मैं अपने सपनों के भारत का निर्माण करूंगा। मेरे जितने दोस्त थे सारे के सारे अमेरिका रह गए, आज भी वापस नहीं आए। लेकिन मैं सोचा कि मैं वापस आकर के अपने देश को अमेरिका से भी अच्छा बनाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपने देश के झंडे को ही नहीं दर्शा सकता तो फिर मैं क्या करूंगा? तो फिर मैंने कहा नहीं नहीं, आप इस झंडे को हर रोज़ दर्शाओ। हम इसको सम्मानपूर्वक ढंग से सूर्योदय पे इसको हम लगाएंगे और सूर्यास्त पर इसको हम उतारेंगे। जितने भी इसके जो भी इसकी कस्टम्स हैं उसको सबको फॉलो करते हुए हम इसको हर रोज़ इसको दर्शाएं। तो वो थोड़ा हिचकिचाए। मैंने कहा नहीं नहीं, आपको हर रोज़ झंडे को दर्शाना है। तो उन्होंने चालू कर दिया। फिर उसके 1 साल के बाद कमिश्नर और एसपी वो आए हुए थे इलाके में। तो वो आए, देखे, उनको बुरा लगा। वो आकर के हमारे लोगों के बोले कि आप इस झंडे को, आपको हमने पहले भी कहा था कि आप इस झंडे को मत फहराया करो, आप लोग हर रोज़ झंडे को दर्शाते हो, इसको अभी उतारो हमारे सामने। उन्होंने अपने सामने झंडे को उतरवाया। मैं उस समय दिल्ली में था, मैं रायगढ़ में नहीं था। तो मुझे जब बताया फ़ोन के ऊपर तो मुझे रोना आ गया। मैंने कहा कि अपने देश के अंदर
हम अपने देश के झंडे को सम्मानपूर्वक ढंग से भी अगर नहीं फहरा सकते तो फिर हम क्या कर सकते हैं? दुनिया के किस कोने में हम लगा पाएंगे? तो फिर मैंने सोचा कि ये जो है इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। फिर मैंने सारे कानून का मैंने अध्ययन किया, और मैंने कानून का जब अध्ययन किया, मैं बड़े बड़े वकीलों से भी मिला, तो मैंने ये पाया कि कानून सिर्फ ये कहता था कि हम झंडे का अपमान नहीं कर सकते, झंडे का अनादर नहीं कर सकते। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि झंडे का अपमान क्या होता है। उसमें लिखा है कि झंडे का अपमान होता है अगर आप इसके बारे में अपशब्द कहें, आप इसको पाँव तले रौंदें, आप इसका कालख पोतें या इसको जलाएं, तो इसका अपमान है, अनादर है। लेकिन अगर कोई सम्मानपूर्वक अपने घर पर या कारखाने में अगर इसको दर्शाना चाहता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी। उसके ऊपर रोक टोक थी झंडा संहिता। झंडा संहिता जो है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। वो केवल सरकारी निर्देश हैं, वो कोई कानून नहीं है, वो केवल सरकारी निर्देश हैं। और फिर मुझे वकीलों ने ये समझाया कि सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। उनके मुताबिक झंडा फहराना जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जब हम झंडा दर्शाते हैं तो एक तरह से हम अपने देश के प्रति अपना प्यार, अपना विश्वास हम व्यक्त कर रहे हैं, तो जो हक हमें अपने संविधान से मिलता है। तो फिर इसको लेकर के हम कोर्ट में गए, और कोर्ट के अंदर जो है ये 10 साल तक ये संघर्ष चला। और 10 साल के संघर्ष के बाद 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, और उसमें झंडा दर्शाने को, झंडा फहराने को हमारा एक मौलिक अधिकार इसको घोषित किया। और ये पहली बार हमें ये मौका मिला है हमारे इतिहास के अंदर कि हम हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक, अपने राष्ट्रीय ध्वज को हर रोज़ हम दर्शा सकते हैं। इससे प्रेरणा लेकर अपने आप को देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं। और उस दौरान कोर्ट की ओर से क्या दलीलें रही सर? ये 10 साल ये बहुत लंबी प्रक्रिया और बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया रही। देखिए, कोर्ट में भी दलीलें होती थी। उससे पहले जो सरकारी अफसरों से मैं बात करता था, तो वो उनको ये डर रहता था कि अगर हर व्यक्ति को झंडा फहराने की इजाज़त मिल गई तो लोग इसका अपमान करेंगे, लोग इसको सम्मान नहीं देंगे। तो मैं उनको ये कहता था कि हमारा गणतंत्र है, ये हमारा विश्वास की नींव पर टिका है। हमें ये सोचना पड़ेगा जितना बड़ा देशभक्त मैं हूँ उतने ही देशभक्त आप भी हो। मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं तो देशभक्त हूँ और आप देशद्रोही हो, तो उस नींव के ऊपर तो हमारा गणतंत्र नहीं टिका है। और मैं ये कहता था कि इस डर से कि लोग बाग देवी देवताओं की मूर्तियों का अपमान करेंगे, क्या हम ये कहें कि देवी देवताओं की मूर्तियाँ सिर्फ देवालयों में रहनी चाहिए, मंदिरों में रहनी चाहिए, कि घर में लोग इसका अपमान करेंगे? लेकिन जब हम देवी देवताओं की मूर्तियाँ घरों में रखते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो मैंने ये कहता था कि ये झंडा जो है ये सरकारी झंडा नहीं है, ये लोगों का झंडा है। और हमें ये सोचना चाहिए लोगों को इस बात का एहसास है कि वो अपने झंडे का कैसे ख्याल रखेंगे, उन्हें भी अपने झंडे से प्यार है। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए लोगों के ऊपर कि वो अपने झंडे का खुद इसका पूरा आदर करेंगे। तो ये मेरी दलील होती थी। तो कोर्ट के अंदर ये काफ़ी समय तक चला। आप समझ सकते हैं कि 10 साल बहुत लंबा समय होता है। तो सबसे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये चला, और दिल्ली हाई कोर्ट में सिर्फ 6 महीने में हम 95 के अंदर हम 94 में हाई कोर्ट गए थे, 95 में इसकी जजमेंट आ गई थी। और जस्टिस डीपी वाधवा की बेंच ने ये जजमेंट दी। और जस्टिस डीपी वाधवा का भी कुछ ही दिन पहले उनका देहांत भी हुआ। तो मैं उनको भी मैं नमन करना चाहूँगा कि उनका इसके अंदर एक बहुत बड़ा उनकी भूमिका रही इसके अंदर झंडे को, क्योंकि बहुत जल्दी ही उन्हें 6-7 महीने के अंदर अपनी जजमेंट उन्होंने सुनाई। तो दिल्ली हाई कोर्ट की फेवरेबल जजमेंट के बाद भी भारत सरकार को जो है ये उनको खुशी नहीं थी कि ये फैसला हो गया। फिर भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट पे रोक लगा दी। तो रोक लगाने का मतलब होता है कि जैसे वो जजमेंट हो ही ना। तो उसके बाद भी मैंने झंडा फहराना जारी रखा। तो क्योंकि मुझे मेरे वकील ने कहा कि झंडा फहराने का जो हक है ये हमें अपने संविधान से मिलता है, और हमारा संविधान हमें क्योंकि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें देता है, तो हम झंडे को दर्शा सकते हैं। और जो झंडा लगाने से हमें रोकती है वो है झंडा संहिता।
और झंडा संहिता जो है ये केवल सरकारी निर्देश हैं, और सरकारी निर्देशों की बुनियाद पर आप किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो हमने झंडा फहराना जारी रखा। जब झंडा फहराना जारी रखा तो उस समय फिर कलेक्टर रायगढ़ और एसपी रायगढ़ ने मेरी शिकायत कर दी केंद्र सरकार को कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है, ये तो कलेक्टर ने लिखा, तो इनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। और उसी में एसपी ने लिखा कि उचित न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है, परंतु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को मिलने के बाद भारत सरकार ने मेरे पे उठा के कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस कर दिया। तो थोड़ा डर तो लगा हमें भी कि कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उस समय मैं 25 या 26 साल का था, तो मुझे लगा कि ये कुछ कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस हो गया और भारत सरकार मेरे खिलाफ लड़ रही है इसमें। तो लेकिन मेरे वकील थे शांति भूषण जी, और उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है आप इसमें चिंता मत करो और हम इसको पूरा अच्छे से हम लड़ेंगे। तो फिर ये केस जो है हम लड़ते रहे। हमने कहा कि हम उच्चतम न्यायालय की हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे मानने से हम कुछ गलत नहीं कर रहे। हम जो है अपने संविधान में जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम उसके अनुरूप हम ध्वज को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को हम फहरा रहे हैं और सम्मानपूर्वक ढंग से इसको फहरा रहे हैं। तो फिर बाद में जाकर के 23 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना ये हमारा मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति हर रोज़ अपने देश के सबसे पावन प्रतीक को हर रोज़ दर्शा सकता है। और संसद के भीतर भी मैं कहूँ कि छोटा तिरंगा, उसको शायद लेपल फ्लैग बोलते हैं। जी, लेपल पिन कहते हैं, लेपल पिन कह सकते हैं, लेपल फ्लैग कह सकते हैं। अब उसके लिए भी आपने लड़ाई लड़ी? तो वो जब मैं पहली बार चुन के मैं जब संसद में गया 2004 के अंदर, तो मैंने देखा कि मेरे को जो है वहाँ पे थोड़ा सिर में दर्द रहने लगा। मैं देखा मेरे को तो कभी सिर में दर्द होता नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हवा के अंदर धुआं होता था। धुएं मतलब वहाँ पे लोगों को सेंट्रल हॉल में धूम्रपान वहाँ पर लोग करते थे, धूम्रपान करना अलाउड था। उसके कारण वही एयर कंडीशनिंग सिस्टम में घूमता रहता था धुआं। तो मुझे जो इस बात से बचपन से मुझे सिगरेट का धुआं मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उसके लिए जो है मैंने स्पीकर साहब को शिकायत की। मैंने कहा उनको कि हमने ही कानून बनाया है कि सार्वजनिक जगह के ऊपर आप जो है धूम्रपान नहीं कर सकते, और आप यहाँ पर जो है धूम्रपान करते हैं लोग, जिससे पूरा वातावरण दूषित होता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे लिख के दो। और ये करने वाले थे देश के चुने हुए सांसद। बिल्कुल। तो मैंने लिख करके दिया और सोमनाथ चैटर्जी साहब उस समय स्पीकर थे, और 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने स्मोकिंग को, धूम्रपान को बंद कर दिया। तो मैं फिर उनको धन्यवाद करने के लिए गया। जब मैं धन्यवाद करने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि यंग मैन, आप जो है हमेशा ये तिरंगा झंडा लगा के आते हो यहाँ पर। मैंने कहा जी हाँ जी आता हूँ मैं। तो बोला ये लगाना अलाउड नहीं है। मैंने कहा सर क्यों? उन्होंने रूल बुक खोल के दिखा दी, किसी भी तरह का बैज नहीं पहन सकते। हुआ ऐसा था कि कई दशक पहले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे श्री पीलू मोदी, वो एक बार कोई बड़ा सा बैज लगा के आ गए थे कि आई एम अ CIA एजेंट। कोई बात रही होगी, मुझे पूरी बात नहीं मालूम, लेकिन वो लगा के आ गए थे आई एम अ CIA एजेंट। उसके बाद कानून बदल दिए कि आप किसी भी तरह का कोई बिल्ला लगा करके और संसद में नहीं आ सकते। तो फिर मैंने कहा कि ये तो कोई आम बिल्ला नहीं है, ये तो राष्ट्रीय ध्वज का बिल्ला है। तो फिर बोले कि अगर अच्छा आपको अगर चेंज करना है तो आप हमें पत्र लिखो। तो फिर मैंने उनको पत्र लिखा। पत्र लिख करके उसमें जो है 4-5 साल लग गए, और 4-5 साल के प्रयासों के बाद, और फिर उसमें जो है श्रीमती मीरा कुमार हमारी जो है उसमें स्पीकर थी, और उन्होंने फिर इस बात की, उन्होंने और जो कमेटी थी, जो रूल्स कमेटी होती है, उन्होंने इस बात की इजाज़त दी कि आप संसद के अंदर आप देश का बिल्ला पहन कर आ सकते हैं। तो लेपल पिन को लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो उसको बिल्ला बोलेंगे, तो बिल्ला पहन करके आप आ सकते हैं।